दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप, अर्थ, कारण और प्रभाव। इसमें हम भूकंप के विनाशकारी प्रभाव और रचनात्मक प्रभावों के साथ भूकंपों के वैश्विक वितरण के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विश्व के भूगोल खंड के लिए उपयोगी टॉपिक भूकंप, अर्थ, कारण और प्रभाव। सबसे पहले आइए जानते हैं भूकंप किसे कहते हैं। दोस्तों संपूर्ण विश्व में अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं और इसमें महामारी, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और भूकंप हैं। तो भूकंप एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदा है। भूकंप की स्थिति में भूपटल पर कंपन पैदा हो जाता है। इसको भू प्लस कंप के रूप में अगर जो आप देखें तो भूकंप यानी पृथ्वी का कंपन करना या हिलना डुलना भूकंप कहलाता है। और इसको परिभाषित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले भूकंप की परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। भूकंप या अर्थक्वेक, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसका तात्पर्य है पृथ्वी की सतह पर कंपन या हलचल। इससे पृथ्वी की सतह पर अचानक हलचल उत्पन्न हो जाती है, यानी प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से धरातल का तीव्र या मंद गति से कंपन भूकंप कहलाता है। इस क्रिया से गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो आपने जान लिया भूकंप को सामान्य अर्थ में पृथ्वी की धरातल का कंपन भूकंप है और पृथ्वी के आंतरिक भागों से तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो भ्रंश या भूपटल की दरारों के सहारे के किनारों के सहारे निकलती है और सभी दिशाओं में प्रसारित होकर हलचल उत्पन्न करती है। और भूकंप में थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं और आप जानिए कि पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस कहलाता है। और उद्गम केंद्र से उत्पन्न तरंगे विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं और इसी क्रम में ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंच जाती हैं और पृथ्वी की सतह पर जहां ये तरंगे सबसे पहले महसूस की जाती हैं उसे अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर कहा जाता है। ये उद्गम केंद्र के निकट ठीक 90 डिग्री के कोण पे ऊपर स्थित होता है। आइए जानते हैं भूकंप के प्रमुख कारण क्या हैं। दोस्तों भूकंपीय क्षेत्रों का जब गहनता से हम अध्ययन करते हैं तो भूकंप के कई कारण उत्पन्न होते हैं या कई कारण स्पष्ट होते हैं और इन कारणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से कारण, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य रूप से भूकंप के दो कारण हैं, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारणों में विवर्तनिक क्रियाएं, ज्वालामुखी भ्रंशन क्रिया, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, सागर तटीय अपरदन है। जबकि मानव निर्मित कारणों में परमाणु विस्फोट, अत्यधिक खनन, बड़े बांध जनित भूकंप, भू संतुलन में बाधा, ये सभी भूकंप के मानव निर्मित कारण हैं। आइए अब प्राकृतिक कारणों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए प्राकृतिक कारणों में टेक्टोनिक्स या विवर्तनिकी क्रिया जो है ये भूकंप के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी प्लेटों यानी बृहद स्थल खंड से हुआ है। ये प्लेटें गतिशील होती हैं। इन प्लेटों की गतिशीलता के कारण पृथ्वी पर हलचल या भूकंप उत्पन्न होता है। इस प्रकार के भूकंप प्लेटों के किनारों की शैलों के अचानक विस्थापन के कारण उत्पन्न होते हैं और संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक भूकंप इसी कारण से उत्पन्न होते हैं। दूसरा प्रमुख कारण ज्वालामुखी उद्गार है। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में अचानक मैग्मा के उद्गार से पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट या सतह टूट जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि भूकंप महसूस किए जाते हैं। इसके अलावा भ्रंशन क्रिया द्वारा भूकंप, तो अंतर्जात बलों के कारण भूगर्भिक हलचलें उत्पन्न होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप धरातल पर संकुचन और प्रसार यानी सिकुड़न और खिंचाव उत्पन्न होता है। इस संकुचन और प्रसार के कारण ही पृथ्वी पर हलचल या भूकंपों की उत्पत्ति होती है। भू संतुलन में बाधा कैसे? दोस्तों पृथ्वी की प्राकृतिक संतुलन व्यवस्था में जब अल्पकालीन या दीर्घकालीन अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है।
भूस्खलन अपक्षय और अपरदन की क्रिया से प्रभावित होकर अत्यधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों से बड़े बड़े भूखंड खिसक कर नीचे गिर जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हल्के भूकंप महसूस किए जाते हैं। हिमस्खलन तो बर्फीले क्षेत्रों में बड़े बड़े हिमखंड पिघलकर या खिसक कर नीचे गिर जाते हैं, जिससे हल्के हल्के भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सागरी लहरों के अपरदन से तटीय भागों में भूकंप महसूस किए जाते हैं। और आप जानते भी हैं, सागरी लहरों का जो भूकंप होता है उसको सुनामी कहते हैं। चूने के चट्टानों वाले प्रदेशों में कंदराओं की छत जब टूटकर नीचे गिरती है तो भी भूकंप महसूस किए जाते हैं। प्राकृतिक कारणों के बाद आइए भूकंप के मानव जनित कारण जान लेते हैं। मानव जनित कारणों में सबसे महत्वपूर्ण परमाणु विस्फोट है। ये दुनिया के अनेक देशों द्वारा परमाणु हथियारों का परीक्षण और विस्फोट किया जा रहा है, और इस परीक्षण का परिणाम ये होता है कि आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसे झटके महसूस किए जाते हैं। आज विश्व के अनेक देशों द्वारा परमाणु हथियारों की होड़ लगी है, जिसके कारण इस प्रकार के भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। मानवजनित भूकंप के कारणों में अत्यधिक खनन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खनन संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों में अत्यधिक खनन क्रिया के कारण भूमिगत खानें बृहद रूप में अंदर खोखली हो जाती हैं, और इन खोखली खानों की छतें ढहकर भूकंप को उत्पन्न करती हैं। बड़े बांधों से भी भूकंप उत्पन्न होता है, तो सिंचाई कार्य, ऊर्जा उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन के लिए धरातल पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये होता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अत्यधिक दबाव और भूभाग के खिसकाव से बांध जनित भूकंप की उत्पत्ति होती है। जाम्बिया में करीबा बांध और रूस के नुरेक बांध में कई प्रकार के इस प्रकार के भूकंप महसूस किए गए हैं। दोस्तों, भूकंप और इसकी उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण हैं उनको जानने के बाद ये प्रश्न उठता है, भूकंप का पृथ्वी तथा अन्य घटकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संपूर्ण विश्व में भूकंपों का वितरण किस प्रकार है, इसके साथ भूकंपी तरंगों का क्या तात्पर्य है, इन तरंगों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों, भूकंप जो है ये सबसे अधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, जो पल भर में सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। भूकंप प्राकृतिक आपदा है जिसे मनुष्यों और इसके द्वारा और अधिक बढ़ा दिया गया है अपने कई प्रकार के मानवीय और असंतुलनकारी प्रभाव से। यद्यपि भूकंप को विनाशात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ रचनात्मक कार्य भी देखे जाते हैं। भूकंप के विनाशकारी प्रभाव में भूस्खलन, हिमस्खलन, आधारभूत संरचना को क्षति, सुनामी, भ्रंशन, जैव विविधता को क्षति, बांध और तटबंधों को क्षति होती है। जबकि इसके कुछ सकारात्मक या रचनात्मक प्रभाव हैं, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, लावा उद्गार, खनिज संसाधनों का पृथ्वी की सतह पर प्रकटन और गर्म जल स्रोतों का उदय, ये भूकंप के कुछ रचनात्मक प्रभाव हैं। विनाशकारी प्रभाव में आप जानते हैं कि भूकंप विनाशकारी ही होता है। ये मनुष्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक वनस्पतियों के साथ साथ स्थल रूपों पर भी प्रभाव डालता है। इसके विनाशकारी प्रभाव में आइए देखते हैं सबसे पहले लैंडस्लाइड या भूस्खलन के बारे में। तो भूकंप की स्थिति में धरातली भाग गतिशील या कंपन करने लगता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों और ऊंचे स्थल खंडों और घाटियों में बड़े बड़े खंड टूटकर नीचे गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार हिमनदों से हिमानी टूटकर नीचे की तरफ गतिशील हो जाती है, जो व्यापक रूप से जनधन की हानि करते हैं। हिमस्खलन या एवेलेंस तो हिमस्खलन भूस्खलन की भांति उच्च अक्षांश और पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े खिसक कर नीचे गिरने लगते हैं, और भूकंप से प्रभावित ये हिमानी टुकड़े नदियों तथा सागरी भाग में पहुंचकर जलयानों को क्षति पहुंचाते हैं। भूकंप का एक विनाशकारी प्रभाव ये भी है कि इससे आधारभूत संरचना की क्षति होती है। आधारभूत संरचना की क्षति में कई प्रकार की संरचनाएं जैसे भवन, सड़क, पुल, बिजली, रेल पटरी, इमारतें, औद्योगिक संस्थान, शहरी और ग्रामीण संरचना है, इन सबको क्षति पहुंचती है। जनवरी 2001 में गुजरात राज्य के भुज जिले में आए विनाशकारी भूकंप के कारण व्यापक रूप से आधारभूत संरचना को क्षति पहुंची थी, जिसमें लाखों मकान टूट गए थे। सुनामी तो भूकंप जनित कंपन के परिणामस्वरूप सागरी तली में भ्रंशन और टक्कर उत्पन्न हो जाती है, और ये सागरी लहरें ही सुनामी कही जाती हैं। सुनामी आप जानते हैं
कि ये एक जापानी शब्द है। इसका अर्थ होता है हार्बर वेव्स या बंदरगाह की लहर। महासागर में उत्पन्न इस प्रकार की लहरें तटीय भाग पर व्यापक क्षति पहुंचाती हैं। फॉल्ट या भ्रंशन क्या है? तो भूकंप के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दरार और भ्रंशन की क्रिया होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्थलों की संरचना में परिवर्तन होता है। भूकंप का एक विनाशकारी प्रभाव ये है कि इससे जैव विविधता को क्षति पहुंचती है। भूकंप की हलचल के कारण जैव विविधता को व्यापक हानि होती है। पेड़ पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जीव जंतुओं की असमय मृत्यु से स्थलीय और जलीय जैव प्रौद्योगिकी दोनों को खतरा होता है। इसके अलावा इससे बांध और तटबंधों को क्षति पहुंचती है। किसी देश के विकास में बांधों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो सिंचाई, जलापूर्ति और विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भूकंप के द्वारा इनकी दीवारें टूट जाती हैं, जिससे आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। यहाँ तक कि नदियों के प्राकृतिक तटबंधों को भी भूकंप से क्षति पहुँचती है। इसके अलावा आग का जलना, नगरों का नष्ट हो जाना, स्थल खंडों में उभार और धंसाव, बाढ़ का प्रकोप, जलीय तरंगों का आविर्भाव आदि अनेक प्रकार की हानियां हैं। इन हानियों के साथ साथ भूकंप के कुछ रचनात्मक या सकारात्मक प्रभाव भी हैं। जैसे इससे हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। भूकंप के सकारात्मक प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यही है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी इसी की सहायता से प्राप्त की जाती है। भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी की सहायता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी आज सबसे प्रामाणिक और स्तरीय प्राप्त हो रही है। इसमें भूकंपी तरंगों का अध्ययन कर पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित किया जाता है। भूकंपों का एक सकारात्मक प्रभाव लावा उद्गार है। भूकंप की क्रिया के परिणामस्वरूप लावा का उद्गार मैग्मा के रूप में पृथ्वी पर होता है, जिससे पृथ्वी पर की सतह पर नई क्रस्ट का निर्माण होता है। ये क्रस्ट विभिन्न प्रकार के संसाधनों से संपन्न होती हैं। अगला है कि खनिज संसाधन भूकंप के द्वारा पृथ्वी की सतह पर इनका प्रकटन हो जाता है। भूकंप के कारण दरारी उद्गार से पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्रकट होते हैं। इन खनिज संसाधनों में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज होते हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा भूकंप से गर्म जल के स्रोतों का भी उदय होता है, हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स का। और जब ये पृथ्वी की सतह पर दरारें पड़ती हैं तो इन दरारों में पानी भरने से झील का निर्माण होता है। और इसके अतिरिक्त भूकंप निर्मित दरारों से गर्म जल स्रोत या हॉट स्प्रिंग का भी उदय होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भूकंप के विनाशकारी प्रभाव अधिक हैं, जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रत्येक घटक भूकंप से प्रभावित होता है। भूकंप के रचनात्मक प्रभावों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अत्यधिक महत्व रखती है। अब लास्ट में आइए देखते हैं भूकंप का वैश्विक वितरण। तो भूकंप प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आता है। यदि संपूर्ण विश्व के भूकंप मानचित्र का हम अध्ययन करें तो ये क्लियर होता है कि इसका संबंध कुछ विशेष क्षेत्रों से है। अधिकांश भूकंप प्लेट की सीमाओं के सहारे यानी प्लेट मार्जिन और प्लेट बाउंड्री पर ही आते हैं। इसके अलावा समुद्री कटक और महाद्वीपीय भ्रंशों के सहारे भी भूकंपों की उत्पत्ति होती है। यहाँ संपूर्ण विश्व के जो क्षेत्र हैं, इसमें यहाँ पर देखिए महाद्वीपीय कटकों के सहारे जो भी एरिया है वहाँ पर भूकंपों की उत्पत्ति होती है। और यहीं पर एक प्रकार से देखा जाए तो यहीं पे ज्वालामुखी का क्षेत्र भी बनता है। आप देख सकते हैं कि ये जो गोल वाला परिप्रशांत महासागरीय परिप्रशांत मेखला, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य महाद्वीपीय मेखला, अन्य भूकंपीय क्षेत्र, ये सभी इसमें चिन्हित और दर्शाए गए हैं। दोस्तों, अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में आते हैं और ये जो एरिया है ये दुनिया का सबसे बड़ा भूकंपी क्षेत्र है। एक अनुमान के अनुसार समस्त ग्लोब के 63% से अधिक भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। इसके कारणों में विनाशी प्लेट सीमाओं का यहाँ पाया जाना, ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर भूकंप को आकर्षित करते हैं, सागरीय और स्थलीय भागों का मिलन, नवीन मोड़दार पर्वतों की उपस्थिति, ये सभी भूकंप की उत्पत्ति के लिए सहायक हैं। उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र भूकंप से अत्यधिक प्रभावित हैं। इसके अलावा एशिया के पूर्वी तटीय भाग जैसे जापान द्वीप समूह, कमचटका प्रायद्वीप और इंडोनेशिया भी भूकंप से प्रभावित हैं। इसके साथ मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।
इस पेटी का विस्तार यूरोप के आल्प्स पर्वत से लेकर हिमालय पर्वत, म्यांमार तथा पूर्वी द्वीप समूह तक है। विश्व में भूकंप का एक अन्य क्षेत्र मध्य अटलांटिक कटक है। इस कटक के सहारे भूकंपों का आना सामान्य घटना है और यहाँ पर भूकंप प्लेटों के अपसरण के कारण आते हैं, यानी फैलाव के कारण। और इस रिज यानी कटक का विस्तार उत्तर में आइसलैंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की भ्रंश घाटी भी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है और इस क्षेत्र के भूकंप भ्रंश मूलक होते हैं। भूकंपीय तरंगे क्या हैं? तो दोस्तों, भूकंप से संबंधित जो जानकारी है इसका प्रधान स्रोत सेस्मिक वेव्स या भूकंपी तरंगे हैं। पृथ्वी की सतह पर सिस्मोग्राफ या भूकंप मापी की सहायता से इन तरंगों का अंकन किया जाता है और इन तरंगों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान कहते हैं। सिस्मोलॉजी यंत्र पर भूकंपी तरंगों को अभिलेखित करने वाले वक्र की सहायता से स्पष्ट होता है कि भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। P यानी प्राइमरी तरंगे, प्राथमिक तरंगे होती हैं। S तरंगे यानी सेकेंडरी, ये द्वितीयक तरंगे होती हैं। और L ये धरातली तरंगे होती हैं। दोस्तों, इनकी विशेषताएं जान लेते हैं। P तरंगे प्राथमिक तरंगे हैं, S द्वितीयक तरंगे हैं, L धरातली तरंगे हैं। P तरंगे भूगर्भिक तरंगे कहलाते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में होती है। S तरंगे भी भूगर्भिक होती हैं और L तरंगे भूगर्भी नहीं हैं। इनका निर्माण शैलों की अन्योन्य क्रिया के द्वारा होता है। P तरंग द्वारा शैलों के कंपन की जो दिशा होती है वो तरंगों के गति की दिशा के समानांतर होती है। इसके अलावा S तरंगों में शैलों के कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत या समकोण पर होती है और L तरंगे धरातल के साथ साथ गतिशील होती हैं। P तरंगों की गति सर्वाधिक होती है, S तरंगों की गति P से कम होती है और L तरंगों की गति सबसे कम होती है। दोस्तों, P तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में जो है ये रह सकती हैं। S तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं और L तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं क्योंकि इनका गमन पथ मिश्रित प्रकार का होता है। इसके अलावा अनुदैर्घ्य तरंगे, तो P तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं, S तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे और L तरंगे धरातली या सर्वाधिक लंबी तरंगे कहलाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने भूकंप, अर्थ, परिभाषा, कारण, प्रकार और इसके साथ साथ भूकंप के विनाशकारी और अच्छे प्रभाव तथा भूकंप के वैश्विक वितरण के बारे में जाना। ये वीडियो विश्व भूगोल के अंतर्गत विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भूगोल खंड से संबंधित प्रश्न भूकंप के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।